है एवरीवन। आप सुन रहे हैं कहानी बिलीनियस हाइड हस्बैंड, मेरी यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 33। अक्षत शिवा कहाँ है? आयत का इतना कहना था कि अक्षत थोड़ा चौंक सा गया था। शिवा? मुझे क्या मालूम। वो अपने घर 2 दिन से वो घर नहीं आई है और उसका कहना है कि वो अपने किसी फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर घूमने गई है, आयत ने कहा। जिस पर अक्षत ने कहा, हाँ तो गई होगी, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम दोनों के बीच एक कमिटमेंट है और वो इस वक्त अपने किसी फ्रेंड के साथ कहीं बाहर गई है और तुम्हें ये बात मालूम ही नहीं है। मुझे क्या तुमने बेवकूफ़ समझ कर रखा है? अक्षत के साथ सवाल जवाब करते हुए आयत इस बार गुस्से में थोड़ी चीख उठी थी। अपनी जगह से खड़ी सामने टेबल पर अपनी दोनों हथेलियों को रखे वो अक्षत की तरफ थोड़ी झुकी हुई थी। इसलिए अभी फ़िलहाल शराफत से पूछ रही हूँ कि शिवा कहाँ है? वो जहाँ भी है ठीक है या नहीं? क्योंकि अक्षत, अगर मुझे मालूम चला कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और गलती तुमने की है तो याद रखना, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। हो गया तुम्हारा? या अभी भी तुम्हें कुछ कहना है? या फिर चलो मेरे साथ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर लिखवा दो कि तुम्हारी बहन के साथ कोई दूसरा भी कुछ करके जाए तो सीधा मुझे ही फांसी पर लटका देना, है ना? आयत की तरह ही इस बार अक्षत भी थोड़ा चीखते हुए कहा था, जिसे सुन आयत की भौं में सिकुड़ चुकी थी। तभी अक्षत एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए कहा, सॉरी, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त शिवा कहाँ है। जिसे सुन आयत भी आगे कुछ कहने वाली थी कि उससे पहले ही अक्षत ने कहा, हाँ, हम दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब हम अलग हो चुके हैं, क्योंकि उसे जिस ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए थी वो मैं उसे नहीं दे पाऊँगा। और जब से डैड गए हैं उसके बाद से तो बिल्कुल नहीं। इसलिए हम दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया था और अब हम अलग भी हो चुके हैं। जहाँ इस बार अक्षत की बातों को सुन आयत खामोश थी। उसे देख अक्षत ने आगे कहा, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो मैं खुद उसके बारे में पता करूँगा और अगले 24 घंटे के भीतर मैं तुम्हें उसका लाइव लोकेशन ला कर दूँगा। शायद तब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो जाए, अक्षत ने कहा और वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि इस बार आयत ने उसे रोकते हुए कहा, अक्षत, कल से तुम माहेश्वरी ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, इसलिए कल मॉर्निंग में टाइम से यहाँ प्रेजेंट रहना। आयत का इतना कहना था कि अक्षत के होठों पर एक तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी और अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए वह उस केबिन से बाहर निकल गया था। तो उधर दूसरी तरफ आरुष की सच्चाई को सुनकर रूही काफ़ी ज़्यादा शौक में थी। वह ज़मीन पर बैठी हुई अपने दोनों हथेलियों से अपने सिर को पकड़ लिया था, यहाँ तक कि इस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही हो। इस वजह से अब तक वह अपने दोनों हथेलियों से अपने गालों को हल्का थपथपाते हुए बोली, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम तुम आरुष मलिक कैसे हो सकते हो? मैं वही हूँ, रूही के ठीक सामने खड़े आरुष ने कहा था, जिसके बगल में खड़ा रेहान इस वक्त अपने होठों को बंद रखे चुपचाप बस खामोशी से खड़ा था। तभी रूही वापस से अपनी जगह पर खड़ी होते हुए आरुष की तरफ बढ़ गई थी। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि आदित्य मलिक का सिर्फ एक बेटा है, अविनाश। वो सिर्फ तुम जानती हो, और वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हें बस इतना ही बताया गया है। बाकी रहा सवाल पूरी दुनिया का, तो मलिक एंड सन्स ग्रुप की डिटेल किसी के भी पास नहीं है। रूही की बातों को बीच में काटते हुए आरुष का इस बार इतना कहना था कि रूही की नज़रें इस वक्त रेहान को घूरने लगी थी, क्योंकि वह रेहान ही था जिसने उसे और आयत को मलिक के बारे में डिटेल्स ला कर दी थी, और उसी ने यह भी बताया था कि आदित्य मलिक का सिर्फ एक ही बेटा है जिसका नाम अविनाश मलिक है। उसे याद करते ही रूही शायद रेहान से कुछ कहने वाली थी कि उससे पहले ही आरुष ने कहा, अब फैसला तुम्हें करना है कि इस वक्त तुम मेरा साथ देकर आयत को सेफ रखना चाहती हो या फिर उसे हमारे बारे में बताकर। लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करूं?
तुम जो कह रहे हो वो सच है? क्योंकि हर बार तुम मुझे एक नई कहानी सुनाकर बस गुमराह ही करते आ रहे हो। और सबसे ज़्यादा शौक तो तुमने मुझे इस बार दिया है। खुद को इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आदित्य मलिक का बेटा बता रहे हो, जिसके बारे में मैं तो क्या, ये पूरी दुनिया भी नहीं जानती। फिर तुम्हें ये फाइल पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ हमारे ऊपर भरोसा करने के अलावा और दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। इस बार रूही को थोड़ा झुझलाते देख आरुष ने उस फाइल को रूही की तरफ बढ़ा दिया था, जिस फाइल को अभी थोड़ी देर पहले ही आयशा देकर गई थी, जिसे देख रूही भी अब थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी, क्योंकि उसे भी आरुष की बातों पर थोड़ा यकीन होने लगा था कि जिस फाइल को भी थोड़ी देर पहले ही आयशा देकर गई थी वो कोई इम्पोर्टेंट फाइल ही थी और अब उसे ही आरुष उसके हवाले कर रहा है। लेकिन उस फाइल को खोलते रूही थोड़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि अभी तक उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह सब क्या है। ये सब क्या है? इसमें आयत मैम के फैमिली की डिटेल्स, ये सब क्यों है? और इन सारी बातों से ऐसा भी क्या साबित होता है जो तुम लोगों को काफ़ी मायने रखता है? ये सब आयत मैम के फैमिली मेम्बर्स हैं, जो खुद उनकी ही जान के दुश्मन बने बैठे हैं। जैसे उन्होंने आयत मैम के पेरेंट्स को मार डाला था, वैसे ही अब लोग वो आयत मैम के पीछे पड़े हुए हैं। रूही को थोड़ा हैरान देख इस पर रेहान ने उसकी बातों का जवाब दिया था, लेकिन उसकी बातों को सुन रूही पहले से ज़्यादा झुंझला उठी थी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? भला कोई... यही सच है रूही। और इतना कहते हुए रेहान ने उस फाइल में मौजूद सारे सबूत के साथ रूही को सारी सच्चाई बता दी थी। इसे सुनते ही रूही अवाक से जैसे अपनी जगह पर ही जम सी गई थी। तो उधर दूसरी तरफ आरुष को काफ़ी देर से गायब देख आयत के चेहरे पर हल्के गुस्से के भाव साफ नजर आने लगे थे। उसने तुरंत अपना फ़ोन बाहर निकाला और उस पर आरुष का नंबर डायल कर दिया था, लेकिन पूरी रिंग जाने के बाद भी आरुष ने जब उसके कॉल का आंसर नहीं दिया था, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा झुझला उठी थी और तुरंत अपने केबिन से बाहर निकल आई थी। तो उधर आरुष के बारे में आज पूरी सच्चाई सुनने के बाद रूही अभी भी जैसे किसी सदमे में थी। माहेश्वरी ग्रुप के भीतर जाते वक्त वो तीनों खामोश थे। तभी रूही कुछ सोचते हुए आरुष के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई थी। चलो माना कि अब तक तुम आयत मैम के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए इतने झूठ पर झूठ बोलते आ रहे थे, तो क्या हमारा रिश्ता भी बस एक झूठ है? तुमने मुझे अपनी बहन कहा था और मैंने भी तुम्हारे बारे में कुछ जाने बिना ही तुम्हें अपना भाई मान लिया था। क्या यह भी बस एक दिखावा, एक फरेब है? इस वक्त अपनी बातों को कहते हुए रूही के चेहरे पर एक मायूसी साफ झलक रही थी। अगर तुम आरुष मलिक हो तो फिर तुम्हारी एक बहन भी है, आयशा मलिक। लेकिन मेरे पास... जहाँ भी रूही ने इतना ही कहा था कि आरुष तुरंत आगे बढ़ते हुए उसे अपने गले से लगा लिया था। नहीं, हमारा रिश्ता कोई दिखावा या फरेब नहीं था। तुम हमेशा से मेरी बहन थी और आगे भी तुम मेरी बहन ही रहोगी। मेरी नज़र में तुम्हारे और आयशा के बीच में कोई फ़र्क नहीं है, और ना ही तुम कभी इस बारे में कुछ गलत सोचना, ठीक है? आरुष का इतना कहना था कि रूही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई थी और वह भी अपने दोनों बाजुओं से आरुष की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके गले से लग गई थी। पता, मैं हमेशा से सोचती थी कि काश मेरा भी एक बड़ा भाई होता, लेकिन उस दिन बाबा ने जब मिस्टर माहेश्वरी को वो मन गढ़ंत कहानी सुनाई थी, उस वक्त भी मुझे लगा था कि काश यह सच होता। इतना कहते हुए रूही ने एक बार फिर से अपनी नज़रों को ऊपर उठाते हुए आरुष को देखा और आगे कहा, थैंक यू। जो काम अब तक मेरे लिए खुद भगवान नहीं कर पाए थे, वो चीज़ वो मुझे नहीं दे पाए थे, उसे तुमने दे दिया। अपनी इन बातों को कहते हुए रूही एक बार फिर से आरुष के गले से लग गई थी। तभी आरुष के पीछे खड़ा रेहान, जिसके चेहरे पर अब तक हल्की मुस्कुराहट थी, शायद वह भी रूही और आरुष की बातों को सुनते हुए काफ़ी खुश नजर आ रहा था कि अचानक से सामने गुस्से में खड़ी आयत को देख उसकी मुस्कुराहट भी जैसे गायब हो चुकी थी। आयत मैम? एक हल्की आवाज़ में रेहान का इतना कहना था कि खुद रूही और आरुष भी काफ़ी जल्दबाजी में अलग हो गए थे। साथ ही उन दोनों में से भी कोई कुछ कहता उससे पहले ही आयत थोड़ी सख्ती में बोली, अगर तुम लोगों का काम करने में मन नहीं लगता
तो अपना सामान बांध कर यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि यहाँ काम के पैसे मिलते हैं। मैम, वो एक्चुअली। आयत की बातों को सुनकर रूही कुछ कहने वाली थी कि उससे पहले ही आरुष आयत की तरफ बढ़ते हुए कहा, हम कुछ ज़रूरी काम से बाहर गए थे। लेकिन उसे सुन आयत की भौं सिकुड़ चुकी थी, जैसे वो अब जानना चाहती हो कि ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जिसके लिए उन तीनों को वहाँ से बाहर जाना पड़ा था। उसे समझते ही आरुष एक नज़र खुद के चारों तरफ देखते हुए आगे कहा, अपने केबिन में चलो, मैं सब कुछ बताता हूँ। और वह खुद ही आयत के केबिन की तरफ बढ़ गया था, जिसके पीछे रह गई आयत भी गुस्से में ही उन दोनों को एक नज़र घूरते हुए आरुष के पीछे गई थी। लेकिन आयत के जाने के बाद रूही खुशी से लगभग उछलते हुए रेहान के गले से लग गई थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू गॉड, आज मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, रूही को उसकी कमर से पकड़े रेहान ने कहा। लेकिन उसे सुनते ही रूही के चेहरे की हंसी भी तुरंत गायब होने के साथ साथ वह भी काफ़ी जल्दबाजी में रेहान से दूर हो गई थी। वो एक्चुअली रेहान, वो जल्दबाजी में मेरा ध्यान नहीं दिया था, आई एम सॉरी, रूही ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा था और तुरंत वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ी ही थी कि तभी आगे बढ़कर रेहान ने उसकी कलाई को पकड़ लिया था। रूही, जस्ट वेट अ सेकेंड, और उसकी कलाई को छोड़ तुरंत घुटनों पर बैठ गया था, जिसे अचानक से ऐसे देख रूही थोड़ी सकपका सी गई थी। तभी रेहान ने अपने पॉकेट से एक रिंग निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ा दिया था, जिसे देख रूही अपनी जगह पर जैसे सन्न रह गई थी। तभी उनके कानों में कुछ लोगों की आवाज़ें गूंज उठी थी। नजरें घुमाकर देखा तो उस ऑफिस के ही उनके कलीग थे, जो उन दोनों को ऐसे देख उनके तरफ ही बढ़ते हुए चले आ रहे थे। से यस, से यस, उन सभी की जुबान पर बस एक ही लाइन थी, जिसे देखते हुए रूही थोड़ी घबरा सी गई थी। लेकिन रेहान के चेहरे पर अब तक हल्की सी मुस्कुराहट थी। रूही, विल यू मैरी मी? मैं ज़्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा कर तुमसे कोई वादा नहीं करना चाहता, बस इतना कहूँगा कि पूरी ज़िंदगी तुम्हें खुश रखूँगा। एक पल के लिए भी तुम्हारे चेहरे पर मायूसी या आंखों में गम के आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हारी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करूँगा। बेशक मैं तुम्हें एक लग्जरियस लाइफ नहीं दे पाऊँगा, लेकिन तुम हमेशा मेरे लिए मेरी रानी बन के रहोगी। इसलिए रूही, क्या तुम जिंदगी भर के लिए मेरा हाथ थामोगी, हर कदम पर मेरा साथ दोगी? रूही, विल यू मैरी मी? रेहान का इतना कहना था कि रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तो वही आंखों में एक नमी भी छलक आई थी। लेकिन उसने इसके साथ ही अपनी गर्दन को हाँ में भी हिला दिया था और पूरा माहौल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा था। तो उधर केबिन के भीतर सामने ही खड़े आरुष की बातों को सुन एक बार फिर से अपनी भौहों को सिकोड़ लिया था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन उनके बीच कुछ दिनों से कुछ अनबन चल रही थी, इसलिए तुम एक मीडिएटर बनकर उनके बीच सुलह करा रहे थे, आयत ने कहा। जिसकी बातों पर आरुष ने बस अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था। इसे देख अब तक आयत भी पहले से नॉर्मल होते हुए बोले, तो ये बात तो मुझे पहले भी तो बता सकते थे ना आयांश, एटलीस्ट जाने से पहले मुझे इन्फॉर्म ही कर देते। इतना कहते हुए आयत अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई थी, जैसे उसे आरुष की सुनाई हुई उस कहानी पर भरोसा हो गया हो। तो वही आरुष भी एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कल मैं तुम्हारी कंपनी के शेयर होल्डर्स की लिस्ट देख रहा था, लेकिन मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगी। आरुष का इतना कहना था कि आयत की नज़रें भी उसके ऊपर ही जम गई थी, जिसे देख आरुष ने आगे कहा, माहेश्वरी ग्रुप का एक भी शेयर तुम्हारी बड़ी माँ या उनके हस्बैंड के नाम पर नहीं है, जबकि फैमिली मेंबर्स के नाम पर भी कुछ % का शेयर्स होता है। जिसकी बातों का जवाब देते हुए आयत ने कहा, क्योंकि उन्हें बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उसकी बातों को सुन आरुष ने आगे कहा था, ठीक है, तो क्या तुम्हारी मौसी
मेरा मतलब कि मिसेस सुलोचना मलिक और उनके हस्बैंड को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। इस पर आरुष की इन बातों को सुन आयत ने भी उसकी बातों पर अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए कहा, इस बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। एक बार नानू से इस बारे में मैंने बात की थी तो उनका कहना था कि मम्मा और मौसी के बीच की बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं थी और इस कंपनी को मेरी मम्मा और मेरे डैड ने स्टार्ट किया था। इस वजह से उन दोनों का इस कंपनी में कोई भी भागीदारी नहीं है। फिर तुम्हारे नानू, क्या उनकी भी बॉन्डिंग तुम्हारी मम्मा के साथ अच्छी नहीं थी? क्योंकि माहेश्वरी ग्रुप में उनका भी कोई हिस्सा नहीं है। इस बार आरुष की इन बातों को सुन आयत भी एक क्षण के लिए किसी सोच में पड़ गई थी। तभी आरुष ने उसे ऐसे देख आगे कहा, अब तक मैं जितना जानता हूँ किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स की लिस्ट में उस कंपनी के मालिक व उनके फैमिली के मेंबर जरूर शामिल होते हैं। लेकिन माहेश्वरी ग्रुप एक ऐसी इकलौती कंपनी है जिसका ओनर मिसेस सारिका माहेश्वरी और सिर्फ दिलीप गुप्ता ही हैं। बाकी उनकी फैमिली का कोई भी सदस्य इस लिस्ट में नहीं है। काफ़ी सोचने वाली बात है ना? आयांश, आई थिंक तुम अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो, लेकिन मौसी की तरह नानू को भी बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उनका ये भी कहना है कि अब उनकी उम्र हो चुकी है, उन्हें उनके शरीर को आराम की ज़रूरत है। फिर ऐसे में उनसे बिजनेस कैसे हैंडल होगा? आरुष की बातों का जवाब देते हुए आयत का इतना कहना था कि आरुष भी एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए उसकी बातों पर अपनी सहमति जता दिया था, जैसे कि उसे भी आयत की बातों पर पूरा भरोसा हो। तभी आरुष का फ़ोन भी एक बीप की आवाज़ के साथ बज उठा था। स्क्रीन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन पॉपअप हो रहा था, जिसे पढ़ते ही आरुष अगले ही पल अपनी जगह से खड़े होते हुए केबिन से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ गया था। ठीक है, फिर मैं भी अब चलता हूँ। लेकिन उसके कदम अभी बाहर निकल पाते उससे पहले ही उसे पीछे से रोकते हुए आयत ने कहा, अब फिर से तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैं अभी आरुष इसके आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही आयत अपनी जगह से खड़ी होते हुए उसकी तरफ ही बढ़ गई थी। नेक्स्ट वीक से इस कंपनी के मालिक तुम बनने वाले हो। इस कंपनी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी इस तरह से आवारागर्दी करने की बजाय चुपचाप मेरे साथ बैठकर काम सीखना चाहिए। लेकिन आयत की इन बातों को सुन आरुष की भौं में तंग चुकी थी। व्हाट? क्या कहा तुमने? आवारागर्दी? मैं तुम्हें आवारा नजर आता हूँ? इस बार आरुष ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा था। लेकिन उसकी बातों को सुन आयत अपने दोनों बाजुओं को आपस से बांधते हुए अपनी गर्दन को भी हाँ में हिला दिया था। हाँ, जिस तरह से हर बार तुम ये बहाने बनाकर भागते हो ना, उसे आवारागर्दी ही कहते हैं। और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम इतने सालों के मेरे इस मेहनत को ऐसे अपने इस आवारागर्दी के चक्कर में बर्बाद करो। आई बात समझ में? जहाँ इस बार भी आयत की बातों को सुन आरुष थोड़ा हैरान ही नजर आ रहा था कि तभी आयत ने भी अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? हाँ, अब किस तो बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलाने जा रहे हो? अभी तुम्हारे पास मेरे लिए भी वक्त होगा। कभी तुम्हारे पास मेरे लिए भी वक्त होगा। कभी तुम मेरे साथ बैठकर लंच या डिनर कर सकते हो, या फिर ऐसे ही हर वक्त दूसरों के लिए भागते रहोगे? कभी तुम्हारे डैड बीमार है, तो कभी कुछ ज़रूरी काम आ गया है, तो कभी मुंह बोली बहन का आशिक नाराज रहेगा, इसलिए उन दोनों की भी सुलह कराने जाना है। फिर एक दिन कहोगे कि अपनी मुंह बोली बहन का रिश्ता तय करने जा रहा हूँ। लड़के वाले उसे देखने के लिए घर पर आ रहे हैं। हे, यू आर अमेजिंग। तुम्हें ये बात कैसे मालूम? जहाँ अभी आयत अपनी बातों को पूरा कर ही रही थी कि तभी बीच में उसकी बातों को काटते हुए आरुष ने कहा। लेकिन उसकी बातों को सुन आयत की भौं इस बार हल्के गुस्से में तन चुकी थी, जिसे देखा आरुष इस बार एक हल्की धीमी आवाज में आगे कहा था, वो दरअसल इस बार तुम्हारी वो लास्ट वाली लाइन सही है। मैं अपनी मुंह बोली बहन का रिश्ता ही तय करवाने जा रहा था। मेरा मतलब कि आज शाम घर पर उसका रिश्ता तय करने वाले लड़के वाले आ रहे हैं। तो वही आयत
जहाँ इस पर आरुष की बातों को सुन पहले से ज़्यादा गुस्से में नजर आने लगी थी। लेकिन कुछ कहती उससे पहले ही आरुष अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ। रोका सेरेमनी में भाई का फर्ज निभाने के लिए अगर मैं जा रहा हूँ तो भाभी के लिए उसने तुम्हें भी आने को कहा है। आरुष ने इस बार अपनी बातों को थोड़ा हकलाते हुए पूरा किया था। लेकिन वही आयत जो अब गुस्से में पूरी तरह से लाल नजर आ रही थी, थोड़ा चीखते हुए बोली, कोई कहीं नहीं जाएगा। पहले तुम अभी मेरे सामने बैठकर मेरे दिए हुए टास्क को कंप्लीट करो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी डिवोर्स दे दूंगी, समझे तुम? यार अब इतना भी क्या नाराज होना कि सीधे डाइवोर्स पर ही पहुंच गई। तुम बताओ मुझे क्या करना है। मैं अभी पलक झपकते ही उसे कंप्लीट करता हूँ, बस तुम एक बार बता कर तो देखो। आरुष ने काफ़ी जल्दबाजी में कहा और जल्दबाजी में ही वो वहाँ से आगे बढ़ते वापस से सामने रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। शाम का वक्त। आयत के कमरे में सोफे पर बैठा आरुष इस वक्त एक ऑफिशियल सूट में तैयार हुआ, जैसे किसी का इंतजार कर रहा था कि तभी कमरे से ही अटैच्ड बाथरूम से निकलते हुए आयत की नज़रें उसके ऊपर चली गई थी। जहां आज उसे पहली बार एक ऑफिशियल सूट में देख आयत अब पलक उसे ही देखती रह गई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि आरुष कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि खुद किसी बड़ी कंपनी का कोई बॉस हो। उसे ऐसे देख उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट फैल गई थी। इस ऑफिशियल सूट में तुम काफ़ी जच रहे हो, ऐसे ही हर रोज पहना करो, तुम पर काफ़ी सूट कर रहा है। आयत का इतना कहना था कि आरुष उसकी बातों को सुन अपनी जगह से खड़ा हो गया था। लेकिन आयत की बातों को सुनते ही उसने एक नज़र आयत के ऊपर भी डाल दिया था, जहाँ इस वक्त वह भी एक ऑफिशियल सूट में ही थी। लेकिन उसे ऐसे देखते ही उसकी भावनाएं सिकुड़ चुकी थी। तू अभी तक रेडी नहीं हुई? हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं। डोंट वरी, रूही और रेहान दोनों से मेरी बात हो चुकी है और मैंने उन्हें ऑलरेडी इन्फॉर्म भी कर दिया है कि हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आरुष की बातों का जवाब देते हुए आयत ने कहा था। तो आरुष इस पर उसके करीब बढ़ते हुए कहा, बीवी, आर यू श्योर कि तुम रोकी की रस्म के लिए ये कपड़े पहन रही हो? क्यों, इस सूट में क्या खराबी है? मेरा मतलब कि मैं कोई दूसरा सूट पहन लूं? इस पर आयत का इतना कहना था कि आरुष की आंखों में हैरानी साफ नजर आने लगी थी। लेकिन इसके साथ ही उसने अपनी गर्दन को नाव में हिलाते हुए आयत की कलाई को पकड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। जहाँ इस वक्त माहेश्वरी विला में मौजूद बाकी लोग भी आरुष को आज एक ऑफिशियल सूट में देख थोड़े हक्के पक्के से नजर आने लगे थे। तभी सबके बीच में मौजूद सुलोचना ने कहा, झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन पैसा ऐसा चीज है कि एक गरीब भिखमंगे को भी अमीर चाहता बना देता है। और सिर्फ रोकड़े से ही अमीर नहीं बनाता, बल्कि कपड़े और पर्सनालिटी से भी उसे ऐसा बना देता है कि देखने वाला कोई नहीं कह सकता कि ये इंसान बस किसी रोड से उठाया हुआ है। लेकिन उसकी बातों को सुन उसके पास खड़े बसंत अवस्थी, राकेश गुप्ता और अंजना खामोश थी। यहाँ तक कि अंजना के चेहरे पर भी इस वक्त एक चिंता साफ झलक रही थी, जिसे देखते हुए सुलोचना ने आगे कहा, बड़ी भाभी, हर वक्त ऐसे ही चिंता में रहेंगी तो वह दिन भी दूर नहीं जब आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नजर आने लगेंगी। और सुलोचना, अगर आप ऐसे ही बेफिक्री के साथ बस रात दिन पेट भरती रहेंगी तो वह दिन भी दूर नहीं जब आपके हाथ में एक कटोरा नजर आएगा। सुलोचना की बातों का जवाब देते हुए अंजना गुप्ता ने थोड़ी सख्ती में कहा था, जिस पर सुलोचना ने कोई जवाब तो नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने अपने मुंह को थोड़ा सा जरूर बिगाड़ लिया था। तभी पास ही खड़े बसंत की तरफ देखते हुए अंजना गुप्ता ने आगे कहा, बसंत, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था उसका क्या हुआ? किसी वकील से तुम्हारी बात हुई? जी भाभी जी, मेरी बात हुई। यहाँ तक कि उस वसीयत में लिखी हर छोटी से छोटी पॉइंट पर भी उस वकील से मेरी बात हुई थी। लेकिन क्या बसंत? अपनी बातों को कहते हुए बसंत अवस्थी को अचानक से रुकते हुए देख अंजना गुप्ता ने कहा था,
तो वही इस बार बसंत एक लंबी सांस बाहर छोड़ने के साथ साथ एक नज़र खुद के आसपास मौजूद लोगों को भी देखते हुए कहा था, सारिका की इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। सिर्फ हम उस आयत के पति के जरिए ही इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन हमारा वो प्लान भी फेल हो गया। बाकी इसके अलावा उस सारिका ने हमारे पास और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। भाभी, ये क्या बकवास कर रहे हो? आखिर कुछ तो होगा, कोई तो रास्ता होगा, कोई तोड़, जिसकी बदौलत हम उस प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमा सके। बसंत की बातों को सुन अंजना गुप्ता इस बार गुस्से में थोड़ा चीख उठी थी। तो वही उनके गुस्से व उनकी बातों को सुन बसंत ने आगे कहा, नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम इन दोनों को अलग भी करते हैं या फिर अगर किसी भी तरीके से हम ये भी साबित कर दें कि इन दोनों की शादी नकली है, फिर भी हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। क्योंकि अगर ये दोनों अलग हुए या फिर इनकी शादी झूठी साबित होती है तो उस मामले में भी यह पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम हो जाएगी और उस कंडीशन में भी हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। तुम्हारे कहने का मतलब कि अब तक हम लोग जैसी ज़िंदगी जीते आ रहे थे, चुपचाप हमें आगे भी वैसे ही जीना पड़ेगा? इस बार बसंत की बातों को सुनते हुए राकेश गुप्ता ने कहा था। तो वही उनकी बातों का जवाब देते हुए बसंत ने भी अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था। जी भाई साहब, आगे भी ऐसा ही जीना होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगी। जहाँ भी बसंत अपनी बातों को पूरा कर पाता, उससे पहले ही काफ़ी गुस्से में चीखते हुए अंजना गुप्ता ने कहा था। लेकिन उनकी बातों को सुन इस वक्त सभी हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर अब अंजना गुप्ता आगे क्या करने वाली है। तो उधर आयत को लेकर आरुष इस वक्त एक शोरूम के भीतर खड़ा उसके लिए कुछ साड़ियाँ सिलेक्ट कर रहा था। तो वही आयत जो अपनी जगह पर ही जमी बस हैरानी से एकटक उसे देखती जा रही थी, जैसे वह समझ न पा रही हो कि इस वक्त उसे आरुष से क्या कहना चाहिए। तभी एक साड़ी को आयत के कंधों पर रखते हुए आरुष कुछ क्षण सोचने के बाद पास ही खड़ी एक लेडी को वह साड़ी पकड़ाते हुए कहा, आप इसे पैक कर दीजिए, और खुद भी उसका पेमेंट करने के लिए उस लेडी के पीछे बढ़ गया था। जिसके कुछ देर बाद मेकअप आर्टिस्ट के हाथों से तैयार होने के बाद खुद को आईने में देख आयत सन्न रह गई थी, क्योंकि आज उसने पहली बार साड़ी पहना था। उसके साथ ही मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पर एक नज़र डालते हुए उसने अपनी कलाई में खनक रही चूड़ियों की तरफ देखा, जो आज उसके एक अलग रूप को दिखा रहा था। तो वही आईना जिसमें आज तक सिर्फ आयत ने खुद को एक सख्त पर्सनालिटी वाली बिजनेस वीमेन को देखा था, लेकिन आज वो खुद के औरत वाले रूप से परिचित हो रही थी। वो औरत जो इस वक्त एक पत्नी भी थी। भले ही उनकी ये शादी मात्र एक छलावा था, लेकिन वो आईना आज उसे एक सुहागन बता रहा था। जहाँ खुद को वैसे ही कुछ क्षण तक आईने में देखने के बाद आयत खामोशी के साथ ही वहाँ से बाहर निकल गई थी। जहाँ सोफे पर बैठा आरुष उसकी आहट को सुन जैसे ही अपनी नज़रों को ऊपर उठाया था, उसकी नज़रें जैसे सामने खड़ी आयत पर ही टिक कर रह गई थी। आज वह भी उसे पहली बार इस रूप में देख अपनी जगह से खड़े होने के बावजूद भी खामोश था, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में एक चमक भी साफ नजर आ रही थी। तभी उसे ऐसे खामोश देख आयत उसके करीब जाकर खड़ी हो गई थी। कैसी लग रही हूँ? मेरी लग रही हो। इतना कहते हुए आरुष ने अब तक उसे खुद के करीब खींचने के साथ साथ उसके माथे को भी चूम लिया था, जिसके छुअन मात्र से ही आयत सिहर उठी थी। यहाँ तक कि उसकी पलकें आपस में कस चुकी थी, लेकिन इसके साथ ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी साफ झलक रही थी। तभी आरुष उसकी हथेलियों से अपनी हथेलियों को जोड़ते हुए आगे कहा, अब चलें? और जवाब में आयत ने भी बस अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था। लेकिन आज उसके इस नए व बदले रूप को देख खुद आयत या फिर आरुष से सन्न नहीं रह गया था, बल्कि रूही के घर पहुंचते ही आयत को वैसे देख खुद रूही के साथ रेहान भी अवाक था। तभी रूही आयत की तरफ ही बढ़ते हुए लगभग चहकते हुए बोली, मिस आयत, टुडे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल।
इवन मैं तो कहती हूँ कि आप ऑफिस भी डेली साड़ी लुक में ही आया कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तुम दोनों ने कभी इन सब के बारे में बताया नहीं कि तुम दोनों ऐसे मतलब कि कभी साथ भी थे और अब हमेशा के लिए एक होने जा रहे हो। रूही के बातों का जवाब देते हुए आयत ने कहा था, जिसे सुन रूही के साथ खुद रेहान भी एक क्षण के लिए थोड़ा सकपका सा गया था। वो दरअसल मैम, इट्स ओके बट आई एम हैप्पी फॉर यू। इतना कहते हुए आयत ने रूही को खुद से गले लगा लिया था, जिसे देख अब तक माहौल में भी एक खुशी का माहौल फैल गया था। और कुछ ही समय बाद रूही और रेहान ने एक दूसरे को रिंग पहनाते हुए रोके की रस्म को पूरा किया था। जहाँ इस वक्त रूही के भाई का हक आरुष अदा कर रहा था, तो वही रेहान की तरफ से उसका भाई संजीव था। लेकिन ना जाने क्यों बार बार आयत की नज़र संजीव पर जाकर ठहर जा रही थी, जैसे वो पहले भी उससे कहीं मिल चुकी हो या फिर जैसे वो उसे पहले से ही जानती हो। इस वजह से वह उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। तो वह उसकी नज़रों को बार बार खुद के ऊपर देख संजीव भी उससे थोड़ा छिपने की कोशिश कर रहा था। जहाँ इसी बीच में रूही और रेहान की शादी की तारीख 2 दिन बाद की ही रख दी गई थी, यानी कि 2 दिन बाद रूही और रेहान हमेशा के लिए एक हो जाने वाले थे। इस वजह से वहाँ मौजूद सभी के चेहरे पर एक खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन इस बात से अनजान कि इस वक्त रूही के घर के बाहर ही अविनाश अपनी कार को आयत की कार के ठीक पीछे ही खड़ा किए, जैसे उनके बाहर आने का इंतजार कर रहा हो या फिर उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद ही अविनाश अपनी कार को वापस से स्टार्ट करते वहाँ से आगे बढ़ गया था। यहाँ अभी वह कुछ दूर आगे ही गया था कि तभी एक दूसरी कार उसकी कार के ठीक सामने ही आकर उसका रास्ता रोक दी थी, जिसे देख अविनाश अभी कुछ समझ पाता उससे पहले उस कार से बाहर निकलते अक्षत को देख उसकी भौहें सिकुड़ चुकी थी। तो ये अक्षत, जो अब तक अपनी कार से निकलकर उसकी तरफ बढ़ गया था और उसकी कार के शीशे को नॉक करते हुए वह उसे बाहर निकलने का इशारा करने लगा था, जिसे देख अविनाश भी तुरंत बाहर निकल आया था। लेकिन उसके चेहरे पर एक खामोशी थी। तब उसके सामने अपनी हथेलियों को बढ़ाते हुए अक्षत ने कहा, शायद आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जहाँ अक्षत का इतना कहना था कि अविनाश की भौहें एक बार फिर से सिकुड़ चुकी थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।